to you by Sensodent K. बस पैक नहीं है। SLS पैराफिन और दूध का करंट भी कौन? तो लाइफ का करंट ऑन? कुछ भी। तो ट्राई करके देख ले। Sensodent K टूथपेस्ट फॉर सेंसिटिव टीथ। किसी को नहीं मिला कुछ, सबके थाली खाली और दो के थाली में पकोड़ा और जिलेबी। माता जी बोलने में तो एक्सपर्ट है, मुझे मालूम है, तो उसी तो माता जी नहीं आपकी बेटी के बराबर हैं। They don't even want. नमस्कार, सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप शो। आज एक बार फिर से देश की निगाहें संसद की तरफ थी। 23 जुलाई को जो बजट प्रस्तुत किया गया नरेंद्र मोदी सरकार के द्वारा, वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन के द्वारा, उस पर चर्चाओं का दौर आज भी जारी रहा। विपक्षी नेताओं ने लगातार कहा सिर्फ 2 राज्य जहां से बहुमत के लिए ज़रूरी अंक मिल रहा है, उन्हीं पर नरेंद्र मोदी ने फोकस किया। नीति आयोग के बहिष्कार की खबर तो कल ही आ गई थी बैठक के, उस पर आज केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल की एक तीखी प्रतिक्रिया भी आई, जिसमें उन्होंने इन दलों की मंशा पर सवाल उठाया और कहा कि नीति आयोग को इस तरह की राजनीति से मुक्त रखना चाहिए। विपक्षी दलों ने आज भी सत्ता दल पर जोरदार हमला किया और सत्ता दल ने अपने बचाव में तर्क प्रस्तुत किए। इन सबसे इतर एक विपक्षी दल है जो अपनी हाल में ही निर्वाचित राज्य सरकार को बर्खास्त करने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन पर बैठा रहा। बात आंध्र प्रदेश की कर रहा हूँ। कल बजट में मिली सौगातों की चर्चा थी और आज जगन रेड्डी के धरना प्रदर्शन की, जिसमें अखिलेश यादव समेत विपक्षी दलों के कई नेता पहुंचे और ये चर्चा भी शुरू हुई कि राज्यसभा में एनडीए जिसके पास बहुमत नहीं है और वाईएसआरसीपी जैसे दलों का समर्थन उनके लिए अहम हो जाता है, अब उनकी रणनीति क्या होगी। पूरी दुनिया में भारत के इस बजट पर विद्वान टिप्पणी कर रहे हैं, उस पर भी आज विस्तार से बात करेंगे कि जाने माने अर्थशास्त्री क्या सोचते हैं। जिन राज्यों को स्पेशल पैकेज दिए गए उसके बारे में, क्या कृषि का क्षेत्र हो या फिर रोजगार की संभावनाएं उत्पन्न करने वाले उद्योगों का क्षेत्र, उन सब के बारे में विस्तार से बात करेंगे। संसद भवन की आपको सुर्खियां भी बताएंगे प्लेन क्रैश के बारे में, और अग्निवीरों से जुड़ा एक महत्वपूर्ण ऐलान हुआ है उसके भी ब्यौरे जानेंगे। तो शुरू करते हैं आज का शो। सबसे पहले बात बजट की। कल 23 जुलाई को वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने केंद्रीय बजट में बाकी सभी घोषणाओं के साथ 2 बड़े ऐलान किए थे। पहला बिहार में लगभग 41,000 करोड़ के निवेश का और दूसरा आंध्र प्रदेश में लगभग 15,000 करोड़ के निवेश का। आज जब अखबार छपे तो सोशल मीडिया पर 2 अखबारों के शीर्षक चर्चा में थे। दैनिक भास्कर ने लिखा, सरकार ने सत्ता का समर्थन मूल्य चुकाया, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। इंडियन एक्सप्रेस अखबार ने लिखा, इलेक्शन आउटकम बजट के राजनीतिक नेतार्थों पर बात हो रही है। इन दोनों ही टिप्पणियों में, दोनों ही हेडिंग्स में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उनकी पार्टी जनता दल यूनाइटेड, और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू की पार्टी तेलुगु देशम, उसके सांसदों ने एनडीए को समर्थन दिया है। तो कहा जा रहा है कि इन राज्यों को बजट में दिया गया विशेष पैकेज समर्थन का इनाम है, और इसी लाइन पर अखबारों के शीर्षक थे और इसी लाइन पर आज संसद में गतिरोध भी दिखा। लेकिन अर्थशास्त्रियों की राय क्या है इस बजट के बारे में, सबसे पहले उनकी टिप्पणियां समझते हैं, फिर आज की खबरों पर आएंगे। अशोका यूनिवर्सिटी में अर्थशास्त्र की प्रोफेसर प्राची मिश्र और ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के फेलो शोहन मुखर्जी और अंकिता नायर ने इंडियन एक्सप्रेस अखबार में लिखा, बजट में इस बात पर जोर दिया गया कि कैसे कृषि और लघु मध्यम उद्योग का क्षेत्र नौकरियों के लिए जरूरी है। बजट में कृषि को दी जाने वाली राशि में बढ़ोतरी की गई, साथ ही इस बात का ध्यान रखा गया कि कैसे ये विकास टिकाऊ हो। लघु उद्योगों को ध्यान में रखते हुए मुद्रा लोन की लिमिट में बढ़ोतरी की गई है, जो स्वागत योग्य कदम है। कृषि क्षेत्र में धनराशि का फ्लो और तेजी से हो सके, इसके लिए सभी भूलेखों की जियो मैपिंग और डिजिटलीकरण करवाने का ऐलान बजट में किया गया है। ये भी एक स्वागत योग्य कदम है। इससे इतर न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी और कार्नेल यूनिवर्सिटी में इकोनॉमिस्ट रोहित लांबा, उनकी टिप्पणी क्या है, सरकार ने बजट में नौकरियों के लिए बेहद स्वागत योग्य ऐलान किए, साथ ही ये भी कहा कि इसके लिए जरूरी कौशल विकास के लिए भी सरकार कार्यक्रम आयोजित करेगी। लेकिन यहाँ पर सवाल उठता है कि ठेके के मजदूरों के सहारे अपना पूरा व्यापार सजाया हुआ व्यक्ति क्यों स्थायी मजदूरों और कामगारों की भर्ती करेगा, और वो भी तब जब उसे कर्मचारी भविष्य निधि में सरकार की ओर से 3,000 रुपये प्रति व्यक्ति ही मिल रहे हैं। अमेरिका में ही मौजूद पॉलिटिकल इकोनॉमी रिसर्च इंस्टीट्यूट के सीनियर फेलो सीपी चंद्रशेखर ने भी द हिंदू में छपे अपने आलेख में टिप्पणियां की। लिखा, बजट में बिहार आंध्र प्रदेश को स्पेशल पैकेज दिया गया, एनडीए के खास सहयोगियों का ख्याल रखा गया, पर हैरानी की बात है कि ये पैसा केंद्र से नहीं आएगा बल्कि कई मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक से केंद्र के जरिए राज्यों तक पहुंचेगा, और ऐसा होता है तो जाहिर सी बात है कि राज्यों पर कर्ज ही बढ़ेगा।
बजट में उन स्कीमों का ध्यान नहीं रखा है जिनके जरिए सरकार ने सत्ता बनाई। मसलन मनरेगा, नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम जैसे कार्यक्रमों में पिछले साल के पूर्ण बजट के बराबर ही पैसा आवंटित किया गया, यानी बढ़ाया नहीं गया। इन विचारों के अलावा हमने कुछ और एक्सपर्ट से बात की, सुनते हैं। अच्छा ही बजट था। तो बेसिकली एक ही चीज था, एक दो चीज अगर मैं बताऊं कि एक तो ग्रोथ पे ध्यान रखा ही है कि हम कैसे हायर ट्रेजेक्ट्री में जाए और हायर ट्रेजेक्ट्री में, और दूसरी बात एमएसएमई पे ऊपर फोकस किया गया था। थर्ड थिंग ये है कि जो रैशनलाइज कर रहे हैं टैक्स रेट को अक्रॉस दी डिफरेंट एसेट क्लासेस, तो ये चीजें हैं। जैसे कि इनडायरेक्ट टैक्सेस अब बाहर है, डायरेक्ट टैक्सेस में कोई खास फर्क नहीं किया गया है सिवाय के ये जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है और उसके ऊपर। इन्होंने एमएसएमई के लिए काफी एम्फेसिस दिया है, स्किलिंग के ऊपर काफी डेवलपमेंट के ऊपर बात की है, एम्प्लॉयमेंट के ऊपर काफी बात की है, स्किल डेवलपमेंट के ऊपर काफी ज्यादा बजट ओवरऑल किया गया है। अगर हम नॉर्मल कस्टम ड्यूटी वगैरह की बात करें, टैक्सेस की बात करें, तो उसमें कस्टम ड्यूटी कुछ रिड्यूस करने की बात की है, लेकिन साथ साथ जहां पे हम शेयर मार्केट की बात करें या प्रॉपर्टी की बात करें तो कैपिटल टैक्स इन्होंने इंक्रीज कर दिया है। 15% से 20% शॉर्ट टर्म कर दिया है और लॉन्ग टर्म 10 से 12.5% कर दिया है। उससे थोड़ा मार्केट और प्रॉपर्टी में एक डिप आएगा। Yes, there is a need to support API sector because this is the high time that we should reduce our import of API. We should reduce our dependence on China. So yes, there is a need to support API industry because less the dependency, we will be more effective as a world pharmacy. So yes, government of India should look into it. बजट पर विचार अर्थशास्त्रियों ने ही नहीं, नेताओं ने भी बनाए थे। लोकसभा और राज्यसभा में बजट पर चर्चा मुकर्रर हुई थी और चर्चा शुरू होती इसके पहले ही राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बजट की आलोचना की। सभापति जगदीप धनखड़ से उनकी बहस हुई और जैसे ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बोलने के लिए उठी, विपक्ष ने संसद की कार्रवाई का बहिष्कार कर दिया। हमारी तो अपेक्षा ऐसी थी सबसे ज्यादा मुझे ही मिलेगा, लेकिन इतना हमको तो कुछ नहीं मिला, तो इसका तो हम कंडम करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे और सारे इंडिया पार्टी अलायंस, सारे कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक। नहीं, मैं बोल देता हूँ, उन्होंने तो बोलने में, माता जी बोलने में तो एक्सपर्ट है, मुझे मालूम है। तो उसी लिए माता जी नहीं, आपकी बेटी के बराबर हैं। मैं अपनी बात रख रहा हूँ, तो इसीलिए सर मैं कंडम करता हूँ। Honorable Finance Minister. Sir, thank you for giving me an opportunity to respond. Much before I respond, they would like to make a lot of noise and go away. In the true spirit of democracy, they don't even want. Sir, it's a. जब विपक्ष ने वॉकआउट किया तो सभापति जगदीप धनखड़ ने रोष व्यक्त किया। Honorable members, I strongly plead with you. Democracy will be seriously threatened if disruption and disturbance are weaponized as a political strategy, as has been done now. Parliament is citadel of constitutional and democratic values and liberties. फिर संसद के बाहर के दृश्य सामने आए। राज्यसभा और लोकसभा में मौजूद इंडिया ब्लॉक के साथ धरने पर बैठे हुए नेता और उनका विरोध केंद्र सरकार के बजट को लेकर। तर्क ये कि केंद्र का ये बजट भेदभाव से भरा है। देखिए प्रदर्शन के दृश्य। अपोजिशन विरोधी बजट मुर्दाबाद, कुर्सी बचाओ बजट। इसके बाद आए बयान, पहले सुनते हैं इंडिया ब्लॉक के नेताओं को जो केंद्र सरकार के बजट को कुर्सी बचाओ बजट करार दे रहे थे। हम सभी लोग जितने लोग हैं और खासकर समाजवादी लोग, किसानों को एमएसपी मिले, आय दोगुनी हो, उसका रास्ता निकले। लेकिन इधर देखने को मिल रहा है समर्थन मूल्य किसान को न मिल करके जो अलायंस पार्टनर जो सरकार बचा रहे हैं उन्हें समर्थन मूल्य सरकार दे रही है। आप जो मिडिल क्लास हैं, आप उसको, आप जो 3 से 7 लाख है उसको आपने परसेंटेज टैक्सेस के बढ़ा दिए। उसके बाद जो इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस में भी आप समझिए ना, छोटी छोटी उम्मीदें गरीबों की इंश्योरेंस में लगता है, लाइफ इंश्योरेंस में, उसमें भी आप टैक्सेस कर दिए हो।
तो आप बजट को आप न तो एजुकेशन के लिए देखा, न तो यूथ के लिए। प्रधानमंत्री महाराष्ट्र विरोधी योजना कल बजट में दिखाई दी। जब महाराष्ट्र 10 साल से जब से भारतीय जनता पार्टी आई है, महाराष्ट्र को कुछ नहीं मिला है। इस देश का हर वर्ग निराश हुआ है, मात्र 2 व्यक्तियों को छोड़ के, नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू। बजट में भेदभाव का आरोप इंडिया ब्लॉक के वो सांसद भी लगा रहे थे जो खुद बिहार से ताल्लुक रखते हैं। जाहिरन अपने अपने राजनीतिक पाले हैं। सुनिए राष्ट्रीय जनता दल की सांसद मीसा भारती को। बिहार का जो डिमांड है, जो बिहार के मुख्यमंत्री का और जेडीयू का एक डिमांड था कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा और स्पेशल पैकेज मिलना चाहिए, तो उसमें उनको मिला क्या है? कहीं ना कहीं एक तरह से देखा जाए तो उनको मतलब एक तरह से एक झुंझुना और एक लॉलीपॉप देके उनको जो प्रधानमंत्री जी के सर के ऊपर जो तलवार लटकी हुई है उसको फिलहाल टालने के लिए उनको वो दिया गया है। विपक्षी नेताओं के आरोपों पर सत्ता पक्ष के सांसदों और मंत्रियों के जवाब भी आए। सभी ने बजट को अपने अपने तर्कों से डिफेंड किया। ये बजट देश की जनता के बहुत ही हित में है, समाज के हर वर्ग के हित में है। विशेष तौर पर महिलाओं के और किसानों के हित में बहुत सी योजनाएं जो बताई गई हैं। देश की आधी आबादी महिलाओं की है बड़ी संख्या में, क्योंकि कृषि प्रदेश और कृषि देश होने के नाते से हर कृषि प्रदेश को इसका लाभ होने वाला है। कि विपक्ष गिरा पड़ा है क्योंकि बजट इतना बैलेंस्ड है। देश के हर कम्युनिटी के लिए, हर राज्य के लिए ये 2024 का बजट कुछ न कुछ बहुत खास लेके आया है। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि कुछ विपक्षी पार्टियां सोच रही हैं कि नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार करें। फिर एक बार ये बता रहे हैं कि कैसे उनका व्यक्तिगत सोच, उनके व्यक्तिगत राजनीति देश की प्राथमिकताओं से ऊपर है। इन सारी बयानबाजियों के बीच वो मौका आया जब लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि उन्होंने किसानों को संसद में मिलने के लिए बुलाया था, लेकिन सुरक्षा कर्मियों ने किसानों को घुसने भी नहीं दिया। हमने यहाँ इनवाइट किया था अपने ऑफिस में मिलने के लिए, तो यहाँ कहा गया है कि उनको अंदर नहीं आने देंगे, शायद क्योंकि वो किसान हैं इसलिए यहाँ अंदर अलाउ नहीं कर रहे हैं, तो बाहर मिल लेंगे। इसके बाद राहुल की तस्वीरें आई। वो कार में बैठते हुए मीडिया से कह रहे थे कि किसान अंदर नहीं आ सकते, इसलिए मैं खुद किसानों से मिलने बाहर जा रहा हूं। फिर कुछ देर बाद खबर आई कि किसानों को संसद में घुसने के लिए पास जारी कर दिया गया और फिर राहुल गांधी किसान नेताओं के साथ मीडिया के कैमरों पर नए सिरे से नमूदार हुए और ये बयान सामने आया। अभी मीटिंग में हमने ये डिसाइड किया कि जो इंडिया गठबंधन के बाकी लीडर्स हैं उनसे हम ये डिस्कशन करेंगे और फिर सरकार पर दबाव डालने की कोशिश करेंगे कि लीगल गारंटी, एमएसपी लीगल गारंटी हिंदुस्तान के किसानों को मिले। आप एक बात बहुत इम्पोर्टेंट विपक्ष के नेता मानयोग राहुल गांधी जी से हमारी हुई है, जो हरियाणा गवर्नमेंट ने हमारे किसानों के ऊपर जिस तरह का अत्याचार किया है उसको इन्होंने हमारे साथ वायदा किया है कि जो हरियाणा गवर्नमेंट वही गोलियां चलाने वाले, वही मारने वाले, वही इन्वेस्टिगेशन करेंगे और वो कैसे इंसाफ देंगे उसके ऊपर हमारी आवाज बनकर पार्लियामेंट के अंदर वो बात रखेंगे। बात हुई कि सरकार पर इंडिया ब्लॉक के सांसद दबाव बनाएंगे कि केंद्र सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी को लेकर कानून बनाए, और बात सरकार पर आई तो सरकार की ओर से जवाब भी दिया गया। जवाहरलाल नेहरू जी प्रधानमंत्री रहे, फिर इंदिरा गांधी जी रहे, फिर राजीव गांधी जी रहे, फिर मनमोहन सिंह जी की यूपीए की सरकार रही। 10 साल में मनमोहन सिंह जी की सरकार रही, उन्होंने कैबिनेट में फैसला लिया कि हम एमएसपी खरीद नहीं करेंगे, उसका जवाब दीजिए। दोस्तों, मेरे प्रदेश जहाँ से मैं आता हूँ राजस्थान में, ये राहुल गांधी जी गए थे और उन्होंने कहा था कि संपूर्ण किसानों का कर्जा माफ कर देंगे। क्या किया, पहले उसका जवाब दीजिए। ये झूठे भोले भाले किसानों को भड़काने की कोशिश करेंगे। इन तमाम गतिरोधों के बाद दोनों सदनों की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित हुई। 2 बजे के आसपास जब कार्रवाई रिज्यूम हुई तो विपक्षी सांसद संसद के अंदर दिखे और संसद की 2 बहस तलब घटनाओं का अब यहाँ जिक्र किया जाएगा। पहली घटना, राज्यसभा में बजट पर बोलते हुए पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस सांसद पी चिदम्बरम और बजट का बचाव करती वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन। आई एम particularly happy that she had an opportunity to read the Congress manifesto. Yes. And she picked the good ideas on page 11, page 30 and page 31. I would respectfully urge my honourable friends in the Treasury benches to read the Congress manifesto so that in your party
especially the External Affairs Minister. In your party meetings, you can persuade the Honourable Prime Minister and the Honourable Finance Minister to take some more ideas from our manifesto. Yesterday's budget, in vote on account and in yesterday's budget, I had not named Maharashtra. I'll take it as an example. Cabinet has, under the leadership of Prime Minister Modi, passed a very important decision. It has taken the decision to set up a very big port in Vadavan in Maharashtra. Did Maharashtra get ignored because I did not mention the name of Maharashtra? 76,000 crores have been announced for that project. Maharashtra's name was not taken in the vote on account, nor was it taken yesterday. But does it mean that we've ignored Maharashtra? This is a deliberate attempt, and I'm saying this with responsibility. This is a deliberate attempt of the opposition parties led by the Congress party to give an impression to the people, oh, nothing has been given to our states, it's only been given to 2 states. अब दूसरी घटना, लोकसभा में बजट पर सरकार पर हमले कर रहे थे तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी और उनकी बहस हुई लोकसभा स्पीकर ओम बिड़ला और भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज से। Sir, now I come to farm bills. In 2020, the same Modi government unilaterally passed 3 contentious farm bills without any consultation with the farmers or farmer organization or any opposition party. प्लीज इसको रिकॉर्ड को क्लियर कर लो। इस सदन में 5.5 घंटे चर्चा हुई थी। इस सदन में किसान विधेयक, हाँ हुआ है। बिल पे कोई चर्चा नहीं हुआ है। बिल पे कोई चर्चा नहीं हुआ है। किसान बिल पर सर, जब स्पीकर बोलता है तो बोलता है और वो सही बोलता है। इस सदन में जो लोग ताली बजा रहे, एक सेकंड सर, इस सदन में जो लोग ताली बजा रहे, 700 फार्मर्स मारे गए, उनको मौत की घाट उतारा गया। सर 1 मिनट, एक आदमी ने एक मिनट के लिए खड़ा होके उनके ऊपर श्रद्धांजलि दिया। इन्होंने व्यक्तिगत टिप्पणी करी हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी पर और इसेंट्रिक शब्द का इस्तेमाल करा। मेरा आपसे निवेदन है कि इन दोनों के लिए, इनको तीनों बातों के लिए इनको माफी मांगनी चाहिए और रिकॉर्ड से ये तीनों शब्द एक्सपंज होने चाहिए। जब संसद में ये सब हो रहा था तब सदन से थोड़ी दूर ही जंतर मंतर पर आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी राज्य की चंद्रबाबू नायडू सरकार के खिलाफ धरने पर बैठे थे और कह रहे थे टीडीपी की सरकार बने 45 दिन हुए, इस दरमियान राज्य में 30 लोगों का कत्ल हो चुका है। लॉ एंड ऑर्डर का हवाला देकर वो राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग कर रहे थे। What is the plight of Andhra Pradesh? Whatever is happening in Andhra Pradesh, is it fair? Is it right? Now he started vandalism from his end at the state level. धरना स्थल पर जगनमोहन रेड्डी के साथ इंडिया ब्लॉक के कई नेताओं की तस्वीरें भी सामने आई। खबरें चली कि क्या जगनमोहन की 4 लोकसभा सांसद और 11 राज्यसभा सांसदों वाली वाईएसआर कांग्रेस इंडिया ब्लॉक की अगली सदस्य होगी। और खबरों के बीच बयान आए आंध्र प्रदेश की सत्ताधारी पार्टी टीडीपी के नेताओं के। He was demanding for a presidential rule in Andhra Pradesh due to law and order problem. So I would like to question Jagan Mohan Reddy Garu. You have seen the yesterday's budget. Budget is all about Andhra Pradesh because he has completely destroyed Andhra Pradesh for the past 5 years. And इससे इतर संसद में क्या हुआ, किसने क्या बयान दिया, इस पर जानकारी के लिए आप हमारे संसद से जुड़े शो संसद में आज का एपिसोड जरूर देखें। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। बड़ी खबर यहीं तक, अब रुख करते हैं सुर्खियों का। पहली सुर्खी नेपाल विमान हादसे को लेकर। नेपाल की राजधानी काठमांडू के त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आज सुबह काठमांडू से पोखरा जाने वाला हवाई जहाज टेक ऑफ कर रहा था। सौर्या एयरलाइंस के इस विमान में 19 लोग सवार थे, जिसमें 17 यात्री और 2 क्रू मेंबर थे। टेक ऑफ के समय ही जहाज का नियंत्रण गड़बड़ हुआ और एयरपोर्ट के पास ही क्रैश कर गया। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण के मुताबिक हादसे में 18 लोगों की मौत हो चुकी, जबकि पायलट का अस्पताल में इलाज चल रहा है। अगली सुर्खी राजस्थान के चर्चित गैंगस्टर आनंदपाल सिंह के एनकाउंटर से जुड़ी हुई। इस मामले में जोधपुर के कोर्ट ने सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट को खारिज कर दिया। सीबीआई कोर्ट ने इस एनकाउंटर में शामिल 5 पुलिसकर्मियों के खिलाफ हत्या की धारा 302 के तहत मुकदमा चलाने और जांच के आदेश दिए। बता दें, आनंदपाल राजस्थान का नामी गिरामी गैंगस्टर था। 6 लाख का इनाम था, साथ ही हत्या और रंगदारी के ढेरों मुकदमे।
24 जून 2017 की रात शेखावटी के चुरू के मालासर गांव में श्रवण सिंह नाम के व्यक्ति के घर पर पुलिस की मुठभेड़ हुई। पुलिस को सूचना मिली कि इस घर में आनंद पाल छिपा है। पुलिस दबिश देने गई। कथित तौर पर गोलीबारी शुरू हुई। पुलिस ने कहा कि इसी में आनंद पाल मारा गया, लेकिन आनंद पाल के परिवार ने एनकाउंटर पर सवाल उठाए। परिवार ने पुलिस की क्लोजर रिपोर्ट पर भी सवाल उठाए और कहा कि उसे करीब से गोली मारी गई। जांच सीबीआई को दी गई। सीबीआई ने भी क्लोजर रिपोर्ट में मुठभेड़ की बात लिखी और वही रिपोर्ट आज कोर्ट ने खारिज कर दी। अगली सुर्खी, हरियाणा और पंजाब के बीच अंबाला के पास स्थित शंभू बॉर्डर से किसानों और सरकार के बीच गतिरोध की वजह से बॉर्डर बंद है और अभी बंद ही रहेगा। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी करते हुए कहा कि यथास्थिति बनाए रखें। आपको पता ही होगा, इस साल 13 फरवरी के दिन हरियाणा के किसानों ने दिल्ली आने का ऐलान किया, जिसके बाद हरियाणा सरकार ने शंभू बॉर्डर को बंद किया। इसमें पंजाब के किसान संगठन भी शामिल थे। बड़े बड़े पत्थर और सीमेंट के ब्लॉक लगाए गए, कीलों से लदी कंक्रीट भी बिछाई गई, जिसके बाद बॉर्डर पर गतिरोध की स्थिति पैदा हुई। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने 10 जुलाई के दिन राज्य सरकार को आदेश दिया कि एक हफ्ते में शंभू बॉर्डर को खोला जाए। राज्य सरकार इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गई, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने आज यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उजाला भुइयां की बेंच ने एक स्वतंत्र कमेटी बनाने का प्रस्ताव भी दिया, जिसमें प्रतिष्ठित व्यक्तियों को शामिल किया जाए। कमेटी किसानों और सरकारों से संपर्क कर उनकी मांगों का व्यवहारिक समाधान खोजने की कोशिश करेगी, जो सभी को स्वीकार्य हो। अगली बड़ी सुर्खी अग्निवीरों से जुड़ी हुई है। CAPF यानी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स और असम राइफल्स, इसमें अग्निवीरों को 10% आरक्षण का केंद्र सरकार ने ऐलान किया है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज रूम से हमारे साथी। दिन की एक अन्य बड़ी खबर, या यूं कहें कि एक बड़ा बयान संसद से आया। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने 24 जुलाई को राज्यसभा में बताया कि सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स यानी कि CAPF और असम राइफल्स में कांस्टेबल, जनरल ड्यूटी, राइफलमैन के पदों पर होने वाली नियुक्तियों में अग्निवीरों को 10% आरक्षण दिया जा रहा है। यह भी बताया कि अग्निवीरों को आयु सीमा और फिजिकल टेस्ट से भी छूट दी गई है। नित्यानंद राय ने राज्यसभा में कहा, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और असम राइफल्स में कांस्टेबल, राइफलमैन के पद पर भर्ती में पूर्व अग्निवीरों के लिए 10% खाली पदों को आरक्षित करने का सरकार ने फैसला लिया है। इसके अलावा ऊपरी आयु सीमा में छूट और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट से छूट देने का भी प्रावधान किया गया है। आज के ललन टॉप शो में इतना ही। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुभ रात्रि।